हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट एग्जाम के लिए साइंस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और सारे क्वेश्चंस जो है आपके सिलेबस, पेपर पैटर्न और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। तो वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको एंड तक देखिएगा। और यदि आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया हुआ है कि संवहन की प्रक्रिया से ऊष्मा स्थानांतरण घटित होती है, यानी कि हीट ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन ओकर्स। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं केवल द्रवों में, ऑप्शन बी केवल ठोसों में, ऑप्शन सी केवल द्रवों और गैसों दोनों में, या फिर ऑप्शन डी ठोस, द्रव और गैस तीनों में। तो देखिए ऊष्मा के संचरण की तीन विधियां होती है दोस्तों, जिसमें कि आपके चालन, संवहन और विकिरण है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है संवहन विधि की। तो देखिए दोस्तों, ऊष्मा संचरण की जो संवहन विधि है ये आपके केवल गैसों और द्रवों में घटित होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो चालन है ये आपके केवल ठोसों में, और विकिरण द्वारा जो है निर्वात में ऊष्मीय संचरण होता है। तो आपको जो है चालन, संवहन और विकिरण इन तीनों के लिए ध्यान में रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश का जो है कौन सा गुण ये दर्शाता है कि वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शंस आपके पास में है अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन या फिर ध्रुवीकरण। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन। बात करते हैं कि क्या होता है ध्रुवीकरण। तो देखिए अनुप्रस्थ प्रकाश तरंग जो है ये एक से अधिक अवस्था में कंपन पैदा करती है, और इन कंपनों को जो है एक अवस्था में सीमित करने के लिए इनको ध्रुवीकरण किया जाता है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं व्यतिकरण क्या होता है। तो किन्हीं दो तरंगों के बीच में होने वाली जो घटना होती है उसी को हम व्यतिकरण बोलते हैं। ठीक है, विवर्तन को लेकर बात करें तो विवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश और ध्वनि तरंगें जो है किसी अवरोध से टकराती है तो वो क्या होता है कि अवरोध के किनारों पर से मुड़ जाती है। ठीक है, और ये जो मुड़ने की घटना होती है ना उसी को विवर्तन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि न्यूटन का जो शीतलन नियम है ये किस नियम का सन्निकट रूप है। ऑप्शन है आपके पास में विन का विस्थापन नियम, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम, किरचॉफ का नियम या फिर जीन्स का नियम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, न्यूटन का जो शीतलन नियम है ये स्टीफन बोल्ट्जमान के नियम का एक अनुमानित रूप है, और ये तब उपयोगी होता है जब निकाय और आसपास के तापमान का अंतर जो है बहुत कम होता हो। ठीक है, बात करते हैं कि क्या होता है न्यूटन का शीतलन नियम। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11-12 में, ये होता है आपके डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी माइनस टी जीरो के। ठीक है, अब यहाँ पर टी और टी जीरो क्या है, तो टी होता है आपके निकाय का ताप और टी जीरो है आपके आसपास के क्षेत्र का ताप। ठीक है, और स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम क्या है, तो स्टीफन बोल्ट्जमान के नियम के अनुसार होता है आपके डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके टी फोर माइनस टी जीरो फोर के। ठीक है ना, और इसका विस्तार क्या हो जाएगा, इसका विस्तार हो जाएगा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी फोर। आई होप आप लोग समझे होंगे। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन जो है विद्युत क्षेत्र का स्रोत नहीं है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्जाम का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है साथ में। ऑप्शन है स्थिर आवेश, धारा, संधारित्र या फिर आपके परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे। तो देखिए धारा जो है ना ये विद्युत क्षेत्र का स्रोत नहीं है, ठीक है, बल्कि ओएस्ट्रेड प्रयोग द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर धारा विद्युत क्षेत्र का स्रोत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि वो ताप जिस पर जो है किसी द्रव का वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाता है उसे आप किस नाम से जानेंगे। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक, फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक, क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि क्रांतिक ताप, या फिर बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। देखिए सारे ऑप्शंस को लेकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आपके राइट आंसर को लेकर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। बात करते हैं डेफिनेशन को लेकर कि क्या होता है क्वथनांक। तो देखिए दोस्तों, वो ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाता है उसी को क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके कि गलनांक क्या है।
तो गलनांक दोस्तों वो तापमान होता है जिस पर वायुमंडलीय दाब पर ठोस जो है वो तरल अवस्था में आ जाता हो। ठीक है। हिमांक क्या होता है? तो हिमांक जो है ना, जिस तापमान पर जो है बर्फ का पहला क्रिस्टल दिखाई देता हो और तरल जो है वो ठोस में संतुलन होने लग जाता हो, उसी को बोलते हैं हिमांक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से जो है किन की विमाएं समान है? इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसकी डायमेंशन सेम है, ये बतानी है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं दाब और घनत्व, गुरुत्वीय विभव और ऊर्जा, आवेग और संवेग, या फिर ऑप्शन डी प्रतिबल और विकृति। तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इम्पल्स एंड मोमेंटम, यानी कि आवेग और संवेग की जो विमाएं होती है ये समान होती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि विमा होती क्या है इनकी। तो इनकी विमा दोनों की होती है m l t-1। ठीक है। कैसे निकालेंगे तो आपको पता होगा। आई होप आपको विमा निकालना आता होगा। चलिए एक की मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको। संवेग की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? P = mv होता है ना। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या लिखेंगे हम इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि m को तो हम एज इट इज m लिख देंगे। ठीक है। और v के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर l t-1। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि संवेग की विमा क्या बन गई, m l t-1। तो उसी तरीके से हम आवेग की भी विमा निकालेंगे और इनकी दोनों की विमाएं समान है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि वर्षा की बूंद के गोलकार होने का कारण क्या है? एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, तीनों एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऑप्शंस दिए गए हैं श्यानता, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव। बात कर लेते हैं पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो किसी भी द्रव के सतह पर जो है एक तनाव बल कार्य करता है जिसको द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है। और इस तनाव के कारण जो है द्रव का जो सतह का क्षेत्रफल होता है वो कम हो जाता है और गोलाकार वस्तु की सतह का क्षेत्रफल जो है बाकी सभी आकार के क्षेत्रफल से कम होता है। इसीलिए जो है वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब काफी लोगों को जो है क्वेश्चंस काफी इजी लग रहे होंगे और काफी लोगों को हार्ड लग रहे होंगे। तो दोस्तों मैं उसी लेवल के क्वेश्चंस करवा रहा हूं जिस लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है। डेफिनेटली हम हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को भी साथ में कवर करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि तरंगदैर्घ्य लैम्डा वाले फोटोन का जो विराम द्रव्यमान है ये क्या होगा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0। ठीक है। फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है ये शून्य होता है। ये स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोगों ने जो है वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक जरूर से कर दीजिएगा, जिससे कि हम आगे भी आपको जो है वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहें। और साथ ही जो है टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ इनकी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी। साथ ही जो है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाते रहता हूँ। इसके अलावा हमारे डेली क्विज होते हैं टेलीग्राम ग्रुप में जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, तो उनको जरूर से अटेंड किया कीजिए। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है ये एक विशेष स्थिति है किसकी? ऑप्शंस दिए गए हैं न्यूटन के नियम की, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण के नियम की, ऑप्शन सी चार्ल्स के नियम की, या ऑप्शन डी ऊष्मा परिवर्तन के नियम की। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है ये मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का जो है पालन करता है। और इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा जो है दो प्रकार के कार्यों में खर्च होती है या फिर व्यय होती है, जिसमें पहली है आपके निकाय की आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि करने में और दूसरी होती है आपके बाहरी कार्य करने में, जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा डेल क्यू इज इक्वल टू ये होता है आपके डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है ना, ये आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको यहाँ पर कि पदार्थ तरंगों का तरंगदैर्घ्य जो है ये किस पर निर्भर नहीं करता? द्रव्यमान, वेग, आवेश या संवेग। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ज यानी कि आवेश। क्योंकि द्रव्य तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य लैम्डा होती है ना वो क्या होती है, h/mv। ठीक है ना। और तरंगदैर्घ्य जो है ये आवेश पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर कि विभव मापी की जो सुग्राहिता है ये बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं प्राथमिक परिपथ में जो है सेल का विद्युत वाहक बल बढ़ा करके, ऑप्शन बी द्वितीय परिपथ में जो है सेल का विद्युत वाहक बल घटा करके,
ऑप्शन सी विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ा करके, या फिर ऑप्शन डी विभव मापी के तार की लंबाई को घटा करके। एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो विभव मापी की जो सुग्राहिता है, ये दोस्तों हम जानते हैं कि विभव मापी के तार की लंबाई जो है बढ़ाकर की जा सकती है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सुग्राहिता होती है, ठीक है, अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो तो थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा। सुग्राहिता जो होती है ना, ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी तार की लंबाई के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्न में से जो है कौन सी विधि से अमोनिया गैस बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा जो है एसएससी और रेलवेज जैसे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखा गया है। ऑप्शंस हैं हेबर विधि, संपर्क विधि, ओसवाल विधि, या फिर आपके ओमोनोलाइसिस। तो देखिए दोस्तों, हेबर विधि से जो है अमोनिया गैस का निर्माण होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हेबर विधि में क्या होता है, तो इसमें N2 प्लस ये होता है आपका 3H2, ठीक है, और जो कि आपके 2NH3 बनता है, ठीक है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, मैंने याद कर रखी है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए कि नवीकरण ऊर्जा संसाधन के जो है उदाहरण इनमें से कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये नवीकरण ऊर्जा है क्या, ठीक है। तो नवीकरण ऊर्जा वो ऊर्जा है जो ऐसे स्रोतों से आती है जो कभी खत्म नहीं होते, ठीक है। आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और विंड एनर्जी, ठीक है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब जो है इसकी नेचर या प्रकृति कैसी होती है, ठीक है ना। आभासी और बड़ा, आभासी और छोटा, वास्तविक और बिंदु रूप, या फिर ऑप्शन डी वास्तविक और बड़ा। तो देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब की जो प्रकृति है ये वास्तविक और बड़ा होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो है किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ही भांति जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में जो है डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर कि किसी समतल दर्पण जो है इस पर कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, लंबवत अगर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, ठीक है। तो किसी समतल दर्पण पर जो है प्रकाश की किरण जो है लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का जो मान होता है ना ये आपके 0 डिग्री होता है। आपने पढ़ रखा होगा ये स्टेटमेंट डायरेक्टली, ठीक है। आपतित किरण जो है दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण जो है एक ही तल में होते हैं, ठीक है, और आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि संधारित्र क्या है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने देता है, प्रत्यावर्ती धारा को रोकता है, दिष्ट धारा को गुजरने देता है, या फिर दिष्ट धारा को गुजरने देता है और प्रत्यावर्ती धारा को रोकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों संधारित्र क्या करता है कि ये प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने देता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसको मैं थोड़ा डिटेल में भी आपको समझा सकता हूं, लेकिन ज्यादा डिटेल में इसके ऊपर बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि दो भिन्न प्रतिरोधों के सिरों के बीच जो है समान विभवांतर आरोपित किया जाता है, अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऑप्शंस दिए गए हैं उच्च प्रतिरोध पर, निम्न प्रतिरोध पर, दोनों में समान, या फिर बताना संभव नहीं है। तो देखिए दोस्तों दो भिन्न प्रतिरोधों के सिरों के बीच जो है समान विभवांतर लगाया जाता है तब निम्न प्रतिरोध पर जो है अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोअर रेजिस्टेंस यानी कि निम्न प्रतिरोध पर, ठीक है। चलिए और विभवांतर क्या होता है, बात करते हैं विभवांतर क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं विभवांतर, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर कि किसी चालक की जो प्रतिरोधकता है, ठीक है, और चालकता का जो है गुणनफल ये किस पर निर्भर करता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, उसके तापमान पर, उसकी लंबाई पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चालक की जो प्रतिरोधकता है यानी कि रेजिस्टिविटी, ये चालकता यानी कि कंडक्टिविटी का जो है गुणनफल कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। यानी कि जो प्रतिरोधकता रो जो है ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 चालकता के, ठीक है ना, जिसको आप न्यू के द्वारा लिखते हैं, आधा न होता है ये, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, ठीक है,
ऑप्शंस दिए गए हैं, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के इक्वल होता है, या फिर वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब है ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, और साबुन के घोल का जो पृष्ठ तनाव है ये बहुत ही कम होता है, और घोल के बुलबुले जो होते हैं ना ये बड़े होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर किसी वस्तु को जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से जो है अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। कंडीशनल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन है कि वह अंतरिक्ष में चली जाएगी, वो वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। ऑप्शन सी की पृथ्वी के चारों ओर कक्ष में जो है परिक्रमा करने लगेगी, या फिर जो है कि वो फट जाएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से जो है अंतरिक्ष में फेंकेंगे किसी वस्तु को, तो वो जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वापस पृथ्वी पर ही आ जाएगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करने के लिए जो है फेंकी गई वस्तु का जो पलायन वेग होता है, यानी कि जो एस्केप वेलोसिटी है, वो क्या होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है ना, तो ये जो है एस्केप वेलोसिटी का मान होता है, यानी कि कम से कम आपको जो है इतनी स्पीड से फेंकना होगा, तभी जो है वो आपके अंतरिक्ष में जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो वापस जो है पृथ्वी के ऊपर लौट आएगी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आपके लिए सवाल है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र को प्रयोग में लेते हैं, ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट या फिर सोनार। तो जो भी इसका करेक्ट आंसर है आप लोग कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही जो है टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर जो है आपको क्विज, नोट्स और पीडीएफ वगैरह मिलेंगी। ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है टेलीग्राम की। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।